नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम दिल से में आज बेहद खास शख्सियत हमारे साथ मुंबई माया नगरी से पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिनेश बावरा जी। बहुत स्वागत करूंगा दिनेश जी आपका। दिनेश जी जाने माने कवि हैं, जाने माने व्यंग्यकार हैं। गोरखपुर मुंबई से लेकर के पूरे देश दुनिया में इनका नाम इस वक्त छाया हुआ है। दिनेश जी दिल से मैं आपका एक बार फिर से बड़ा इस्तकबाल है। मैं दिनेश बावरा आप लोगों का स्वागत करता हूं न्यूज़ 24 के दिल से आयोजन में मुझे बुलाने के लिए और मेरी यात्रा या जानकारी मेरे बारे में जानकारी पाने के लिए, मेरी कविताओं को सुनने के लिए मैं आप तमाम लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मैं अपने दर्शकों को, आपके श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं। दिनेश बावरा जी का नाम जो है किसी परिचय का मोहताज नहीं। इन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। दिनेश जी को इंडियन आइकॉन का जो सम्मान है वो बैंकॉक की तरफ से दिया गया। हास्य व्यंग पर पीएचडी इन्होंने कर रखी है, जिसे ग्लोबल यूनिवर्सिटी और मानव विकास संसाधन की तरफ से इन्हें दिया गया है। और गीत और हास्य में बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं। जो पीएचडी मिली वो मुझे ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने कहा कि आपने इतना हंसाया है लोगों को कि हम चाहते हैं कि हमारे तरफ से मानद उपाधि के रूप में आप पीएचडी लें। और पुरस्कार तो ठीक है, पुरस्कार जनता का प्यार होता है, ये मेरा निजी मानना है सर। बिल्कुल। तो दिनेश जी कहाँ से शुरुआत करेंगे? उस गीत की विधा से जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की, या उस हास्य व्यंग से जिस पर आप अभी पीक पर हैं, टॉप पर हैं? नहीं, मैं शुरुआत गीत से ही करूंगा क्योंकि ईश्वरीय वंदना, ईश्वरीय कृपा से ही मैं इस मकाम तक हूं। आप आज इतने बड़े न्यूज़ 24 के प्लेटफॉर्म पर हूं, तो मैं वहीं से शुरू करता हूं। जो कभी मैंने कविता तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने उद्गार कहूंगा मन के, जो लोगों ने कविता मान ली। तो मैं आपको सुनाता हूं कि एक बार राधिका जी पूछ पड़ी कृष्ण से, काहे हे कन्हाई तुम्हें माखन अति भावत है, काहे औरो कौनो सुर साज तुम साजत नहीं, काहे आखिर बांस के बसुरिया बजावत है, कंचन बीच मोती जड़ी नंद तुम्हें मुकुट देवें, पर काहे मोर मुकुट सर पे सजावत है। राधिका को बैन सुन मंद मुस्काई के, बोले कन्हाई राज आज ही बतावत है, मथनी से माथी माथी मटुकी के बीच राखी, तेही अरे माखन मामा आप ही विराजत है। माखन का पहला अक्षर अविनाश जी माँ है। कन्हैया कहते हैं कि जो माँ से जिस पदार्थ की शुरुआत होती है वो मुझे पसंद नहीं होगा तो किसको पसंद होगा। और जैसो का तैसो रूप ले बांस पास आयो, यही कारण बांस का बसुरिया बजावत है। और अंतिम तर्क तो भावुक कर गया मुझे जब मुझे सरस्वती ने सौंपा, और वो था कि जे करो रे संगी साथी हुई है सुदामा जस, ते करो रे शीश पे का कंचन मुकुट भावत है। और ऐसो कृष्ण राधिका के चरण मां दिनेश मिश्र, बार बार अपने शीश को झुकावत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो मीठी सी सुगंध है आपकी मिट्टी की, ये आपके व्यंग में भी नजर आती है, गीत में भी नजर आती है। लेकिन ये मुंबई का सफर अचानक फिर क्यों? मेरे पिताजी, मेरे बाबा बम्बई रहते थे, और बम्बई में ही जैसे पुराने लोग होते थे, संघर्षशील होते थे, एक ही कमरे में जो सरकार या जो जिस नौकरी में होते थे वो लोग जो सौंपते थे उसी में जा कर के रहते थे। बाद में मेरे पिताजी ने थोड़ी तरक्की की तो अपना खुद का घर लिया, तो उनको लगा कि हमारे बच्चे मुंबई आने चाहिए। तो हम इसी तरक्की के मार्ग में से होते हुए मुंबई पहुँच गए। अपने पिताजी के आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मुंबई गए, और वहाँ से बस सफर शुरू हो गया। वाह। अब आपके हास्य व्यंग की बात अच्छी ये है कि वो समाज के हर पहलू को छूता है। और आपका व्यंग जो है, चूंकि मैं आपका दर्शक रहा हूं, श्रोता रहा हूं लंबे समय से, तो जब आप समाज की परेशानियों को उठाते हैं तो उसे भी हास्य के रंग में पिरो देते हैं। मोबाइल को लेकर खासतौर से मैं जिक्र करूंगा, वो जो कविता मैंने आपकी सुनी थी वो बहुत अच्छी थी, दर्शकों को प्लीज सुनाइए। देखिए, मैं तो मानता हूं कि दवा भी मिलती है ना, तो दवा एक रंगीन कोटिंग के साथ मिलती है, जिससे आपके आंख को इतना सुकून दे कि आपको निगलने में तकलीफ ना हो। तो हम लोग कविता सुनाते वक्त भी एक रंग देते हैं हंसी का। हास्य मजाक के साथ राम को मिथिला में गाली भी दी गई तो उन्होंने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। तो हर कुछ जो आप अगर सहज भाव से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मोबाइल पे मैंने जो कविता लिखी, ये व्यंग से शुरू होकर के, हास्य व्यंग से शुरू होकर के कहाँ पहुँचती है, ये निर्णय आपका दर्शक लेंगे, दिल से सुनने वाले लोग लेंगे। सुनिएगा कि इस दुनिया को खतरा ना चीन, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को आज के तारीख में सबसे ज़्यादा खतरा आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है अभिलाष जी, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, वाह, और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा व्यंग्य, बहुत अच्छा। आज नहीं तो कल होना चाहता है। साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था
तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है, न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, लेकिन इसका ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर, मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है, बहुत इसने सही। अब आप सुनिएगा क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले आदमी हैं, पढ़ने लिखने वाले पत्रकार। इसने छीना है नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के शादी के निमंत्रण पत्र पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है, हर रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि यह सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात उत्सुकता छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। क्या बात है, गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा। और अभिलाष जी सुनिएगा कि ये सबसे मार्मिक पंक्ति मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये भी एक कमाल है, जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है। जाल है। और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस 6 इंच की चीज से पूरी तरह नहीं कह रहा मैं, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। ये आंख में आंख डाल करके सुनने के एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन एक दिन घर में बैठ करके जरूर सोचिएगा कि इस 6 इंच के यंत्र ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम निवेदन दिल से सुनने वालों के लिए निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हास्य व्यंग पर भी बहुत सारी चीजें आपकी बड़ी वायरल होती हैं। हाँ जी, सोशल मीडिया पर तो कुछ हास्य व्यंग का वो चटक रंग भी जरा हमारे दर्शकों हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हास्य व्यंग क्या है, हम तो हमेशा कहते हैं कि पुलिस अगर चाह ले, चाहे दिल्ली की हो चाहे यूपी की हो, अगर वो चाह ले कि आपको जेल डालना है तो डाल देगी। जैसे मैं अभी यूपी में सफर कर रहा तो गाड़ी चेकिंग पे थी, नाकाबंदी थी, रुका लिया। तो पुलिस वाले ने पूछा ये साथ में कौन है, तो हमने कहा हमारी बीवी है। तो पुलिस ने ठान रखा था कि बंद करना है, तो हवलदार को बुलाया, बोले बंद करो इसको, ये साली के बहन के साथ घूम रहा है। समझ रहे हो? तो आप ठान ले अगर आदमी कि देखिए आप मतलब मोबाइल पे मैंने आपको कविता सुनाई, मतलब एक दिन मोबाइल आधे घंटे के लिए खराब हो जाता तो ऐसा लगता कि भारत बंद हो गया। मोबाइल बंद नहीं हुआ है भाई साहब। मेरा मानना यह है कि हास्य व्यंग आज की तारीख में, आज तनाव भरी जीवन में हास्य व्यंग हो या कोई भी विधा हो जो आपको कोई कुछ न कुछ सुकून पहुंचाती हो, तो विधा आज की तारीख में पुण्य प्रताप की जरूरत नहीं है, वो विधा ही पुण्य प्रताप है अपने। ये बात तो सही है, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो दिनेश बावरा जी, कौन सी ऐसी हास्य व्यंग की कविताएं हैं जो इस वक्त धूम मचा रही हैं, वो जरा दर्शकों को थोड़ा थोड़ा हमारे सुना दीजिए ताकि उन्हें लगे कि दिनेश जी जब मुंबई से दिल्ली तक आए हैं तो बहुत कुछ देकर गए हमें। अयोध्या में जब रिजल्ट आया तो मैंने कविता लिखी। अयोध्या के रिजल्ट पर मैं आपको कविता सुनाता हूं। मैं देखिए, कवि को और पत्रकार को हमारा आपका कुनबा एक है, हमारा आपका गोत्र एक है। हमें किसी इधर भी नहीं होना चाहिए, उधर भी नहीं होना चाहिए, हमें भारत के साथ होना चाहिए। लेकिन मैंने उस पर जो कविता लिखी आपको सुनाता हूं, अच्छा लगे कि 500 साल बाद राम आए तो हम गीत गाए, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। फिर चुनाव हुआ तो हमने गीत बजाया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पूरी दुनिया में भगवा लहराएंगे। फिर 4 जून की तारीख आई, मतलब रिजल्ट की, इलेक्शन के रिजल्ट की 4 जून की तारीख आई, सबके चेहरों पर उत्सुकता छाई। पता चला पुजारी छले गए, पुजारी छले गए, भक्तों ने फूल चढ़ा दिया, प्रसाद खा लिया और साइकिल से चले। बहुत बढ़िया, साइकिल से चले गए। ये बहुत अच्छा है। ये अयोध्या का ये जो सियासी व्यंग जो आपने किया है, बड़ा अच्छा सटायर है। और आप सियासत पर भी लिखते हैं, मोहब्बत पर भी कुछ लिखते होंगे, आपको देखकर लगता है कि जी मेरी पहली कविता जो कॉलेज में वायरल हुई थी वो ये थी कि एक
बार गणित के अध्यापक को विज्ञान के अध्यापिका से हुआ प्यार। दोनों ने अपने विषय को सम्मिलित कर किया प्यार का इजहार। गणित के अध्यापक ने कहा कि जब से हुआ है तुमसे प्यार, मेरा गणित मेरे बस में नहीं है, हर काम हो रहा है माइनस, कोई काम प्लस में नहीं है। तो जवाब में विज्ञान की अध्यापिका ने कहा कि तेरे प्यार का जादू कुछ यूं छा रहा है, न कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा, न ऑक्सीजन अंदर आ रहा। बहुत तो ये बिल्कुल। दिनेश जी, और क्या सुनाना चाहेंगे आप यूथ पर, पॉलिटिक्स पर, कहाँ आप चोट करना चाहेंगे व्यंग से? मैं आजकल मैं नोट कर रहा हूँ चारों तरफ से कि किसान जो है वो उसको लोग हल्के में लेते हैं, मेरा एक निजी मानना है। अच्छा। जबकि किसान समझदार होता है जो उसको हल्के में लेते हैं। मैं आपको एक दो बातें भी सुना दूं उसके साथ जोड़ करके कि एक नेताजी रैली कर रहे थे तो उसमें भीड़ ज़्यादा नहीं आई, तो प्रधान को आदेश हुआ कि जो भी जहां हो उसको बुला लिया जाए। तो प्रधान ने खेत में काम करने वाले किसानों को भी रैली में बुला लिया। अब नेताजी ने किसान के पैर में मिट्टी देख करके पूछा कि तुम्हारे पैर में मिट्टी कहाँ लगा है? तो किसान ने बोला हुजूर हम खेत में काम कर रहे थे, सीधे प्रधान जी ने ही बुला लिया इसलिए मिट्टी लगा है। अब नेताजी का जो जवाब था वही व्यंग है। नेताजी ने कहा कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारे खेतों में टाइल्स लगवा देंगे। वाह, समझ रहे हैं? तो टाइल्स लगाने वाली जो बात है ना, एक व्यंग और सुनिएगा आप, दर्शकों दिल से अच्छा लगेगा। एक नेताजी ने पूछा रैली में कि तुम्हारे गांव में किस चीज का कमी है? तो एक आदमी खड़ा हुआ, बोला हमारे गांव में ना शमशान भूमि बहुत दूर है, आदमी को बहुत दूर ले जाना पड़ता है। नेताजी ने कहा कि तुम हमें वोट दो, घर घर शमशान न बना दिया। हाँ, तो हमारा कर्तव्य जो है एक पत्रकार के रूप में, एक कलमकार के रूप में, बिना दिल को ठेस पहुंचाए उनको उनका दायित्व का निर्वहन करने की बात बताना ही हम कवियों का, कलाकारों का काम है। किसान पर आप कुछ सुनाना चाह रहे हैं और किसान पर मुझे खुशी इस बात की भी अपने दर्शकों को बताते हुए कि शायद ये पहली दफा होगी जब ये कविता सार्वजनिक हो रही है। मैं आपको सर ही बता रहा हूं कि मैंने पहली बार जब आपसे मेरी चर्चा हो रही थी मीटिंग रूम में, तो मैंने कहा कि ये मुझे परमिशन दीजिए कि मैं किसान पर जो कविता लिखी है और वो मुझे बहुत भावुक भी कर गई है और उसमें हास्य व्यंग भी है, और मैंने किसान के स्वाभिमान को बचाने के लिए कविता लिखी है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो सुनाऊं आप लोगों को। और दूसरी लाइन में कि अगर आप हिंदी पट्टी से आते हैं, दूसरी लाइन में भी आपको लगेगी कविता हो जाएगी कि देखिए कि कमाल हो गया, करामात हो गई, कमाल हो गया, करामात हो गई, इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई। इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई, इत्र की पसीने से मुलाकात हो गई। इत्र की खुशबू के साथ शहर का एक नौजवान था और पसीने से चमकते बदन के साथ गांव का एक किसान था। सबसे पहले शहर के लड़के ने अपना मुंह खोला और खजूर देख करके किसान से बोला, अंकल कितना अच्छा डेट है। डेट? हाँ, खजूर को डेट बोलते हैं इंग्लिश में। हाँ, कितना अच्छा डेट है। अभी किसान डेट का मतलब समझ ही पाता कि लड़का फिर पूछ पड़ा, अंकल आपके पास कितना स्क्वायर फीट खेत है? स्क्वायर फीट खेत है। अब शहर का आदमी है तो स्क्वायर फीट में ये हर चीज को नापेगा। स्क्वायर फीट खेत है। अब किसान का जवाब सुनिए। किसान ने कहा, बेटा तूने पढ़ाई नहीं की है, शिक्षा को जिया है। तेरा सवाल बता रहा है कि तूने किसी बड़े कॉलेज से एमबीए किया। लड़का बोला, अंकल बुरा मत मानना, एमबीए के चलते ही जो हमारे पास है वो आपके पास नहीं है। हमारे जैसा जीवन जीना आप जैसे किसानों की औकात नहीं है। हमारा कपड़ा, हमारा बूट, हमारी टाई, हमारा सूट, हमारा बंगला, हमारी कार, हमारी शादी, हमारा त्योहार, सब कुछ आलीशान होता है। हमें हमारे लाइफ पर गुमान होता है। हमें हमारे लाइफ पर गुमान होता है। किसान बोला, अंग्रेजी की 4 किताबें पढ़कर हमें कम आंकते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो, अपने गिरेबान में नहीं झांकते हो। मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। जिन 4 किताबों को पढ़कर के आप महान बने हो ना, उन 4 किताबों का कागज हम किसान के उगाए हुए बांस के जंगलों से आता है। बहुत बढ़िया। अगर तुम्हें तुम्हारी लाइफ पर गुमान है तो हमें किसान होने पर अभिमान है। ये जो चमक, ये जो दमक, ये जो तुम्हारी दौलत है, ये सब कुछ हमारी बदौलत है। ये जो टाई, अभिलाष जी सुनिएगा, ये जो टाई सूट पहनकर आप साहब नजर आते हैं, हमारे खेतों ने उगले हैं इसके कपास। हमारे खेतों ने उगले हैं इसके कपास, हमारे चरखों ने इसके सूत काते हैं। ये जो आपके पैरों में चमचमाते जूते हैं, ये हमारी पसीने के बलबूते हैं। तुम्हें पता नहीं है मित्र
कैसे बनता है तुम्हारे बदन पर ये महकता हुआ इत्र? वाह। चलिए बताते हैं। चिलचिलाती धूप में हम हल चलाते हैं। हाँ, चिलचिलाती धूप में हम हल चलाते हैं, आधियों से दो दो हाथ करते हैं, मौसमों से टकराते हैं, भूख भूल जाते हैं, प्यास पी जाते हैं, तब जाकर के ये महकते हुए फूल आपके काम आते हैं। बहुत बढ़िया। तब जाकर के महकते हुए फूल आपके काम आते हैं। ये राई, ये मेहंदी, ये हल्दी हमारे खेतों से जब आपके शहर जाती है, तब तुम अमीरों के शादियों में रंगत नजर आती है। क्या बात है। तब तुम अमीरों के शादियों में रंगत नजर आती है। ये जो मटमैला बदन, हाथ में छाले हैं, इन्हीं की बदौलत तुम्हारे मुंह में निवाले हैं। इन्हीं की बदौलत तुम्हारे मुंह में निवाले हैं। लेकिन दर्द इस बात का है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि हर मोड़ पर हमें छला जाता है। सरकार हो या शहरी, हमें कुछ भी बोलकर चला जाता है। क्या बात है। सरकार हो या शहरी, हमें कुछ भी बोलकर चला जाता है। हमारा तो बस इतना कहना है कि हमें हिकारत से न देखो, हमारा हक नहीं मारो, थोड़ी सी दिल में जगह दे दो, हमें भी अपनों सा पुकारो, हमें भी अपनों सा पुकारो, हम फौलादी कलेजे से पर्वत को हिला देंगे। वाह। झील, झरने, पोखर, नदियां फिर से बना देंगे। हर मौसम से लड़ लेंगे, हर मौसम से लड़ लेंगे, कुछ भी उगा देंगे, बस इज्जत से सौंपोगे तो ये दुनिया बचा लेंगे। हाँ, बहुत बढ़िया। इज्जत से सौंपोगे, ये किसान को जो सबसे ज्यादा उसको स्वाभिमान जो है। हाँ, आप इज्जत से सौंपिए, हिकारत से मत सौंपिए किसानों को। आपको अंदाजा ही नहीं कि किसान, जो किताब आप पढ़ रहे हैं, उसका पन्ना उसके बांस के जंगलों से आता है। जो इत्र लगा रहे हैं, वो जब पैदा करता है तो आपके हिस्से में महकते हैं। आप उसके जमीन में जाइए, उसके नींव में जाइए, तो आपको पता चलेगा कि किसान के बगैर ये दुनिया अधूरी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार ये कविता आपकी रही। एक बड़ा अच्छा आपने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक बीमारी पर व्यंग, शुगर पर किया है, वो थोड़ा जरा सुनाइए। मैं आपको बताऊं, ये दिनेश बावरा ही कर सकता है। मैं आपको बताऊं कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये मैंने पढ़ी कविता और मेरे सिलेबस में थी। और जब मैं बड़ा हुआ तो जहां देखो ना, हर आदमी बिना शुगर की चाय मांग रहा, बिना शुगर की मिठाई खोज रहा, तो मुझे ये बात लगा कि आदमी शुगर को लेके कितना परेशान है। लेकिन बीमारी को कविता कैसे, ये तो ऊपर वाले नहीं जानते हैं। मैं आपको सुनाता हूं, आपको इसमें सामाजिक सरोकार भी मिलेगा और थोड़ा हास्य भी मिलेगा। शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो फिर सजा देती है। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार आपकी बीवी आपको इतना डांटती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं, फिर भी आप सहन करते हो, ऐसी क्या लाचारी है? तो दोस्त ने कहा, क्या बताऊं यार, मेरे बीवी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, क्योंकि आप गांव से आते हैं, सुनिएगा। तब तक रामू दौड़ते हुए आया, बोला, सेठ जी बधाई हो, बधाई हो, बड़े भैया को शुगर हुई है, भगवान की क्या कृपा है, पहले मुन्ना हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने डांटते हुए बोला, बेवकूफ आदमी, तेरी मत गई मारी है, शुगर कोई बेटी नहीं है, बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, बेटी हो या बीमारी, फर्क इतना है कि बीमारी में बड़े लोग परहेज से मरते हैं और बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से। ये जो आप छू लेते हैं ना लास्ट में लाकर के, बहुत अच्छा दिनेश जी। बेटी होने पे हम गरीब लोग दहेज से मरते हैं। सेठ जी, ये शुगर होती क्या है? कुछ नहीं, शरीर में शुगर की मात्रा ज्यादा होने पर लोग सकते में रहते हैं। इसे संस्कृत में शर्करा, हिंदी में मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज कहते हैं। सेठ जी, अगर ये सच है तो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और किसी का तो पता नहीं, पर ये हनी प्रीत के चलते बाबा राम रहीम जरूर डायबिटीज से मरेगा। वो हो, अब देखिएगा कविता कैसा मोड़ लेती है। ओ हो, इसीलिए सेठानी जी फीकी चाय पीती हैं, बहुरानी फीकी होते ही चिल्लाती हैं, ननद जी तो फीकी या मीठी कुछ भी हो जाए बड़बड़ाते हुए किचन तक चली आती हैं। सेठ जी, बड़ी देर से एक बात मुझे खाए जा रही है, कहीं ये शुगर के चलते हमारे रिश्तों में कड़वाहट तो नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया रामू, तूने मुझे दहला दिया है, तूने मुझे हिला दिया है। मैं चाहता हूं कि शुगर हो, इस दिवाली पर इससे बेहतर लाइन देने की काबिलियत में नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि शुगर हो,
मगर खून में नहीं मुस्कान में रहे, आहा। तेरी मेरी जबान में रहे, वाह। गले में रहे गीत के लिए, सुरों में रहे संगीत के लिए, ये शुगर सास बहू के रिश्तों में हो, खुदा करे फरिश्तों में हो, जिससे हमारी दुआ कबूल हो जाए। ये शुगर हिंदुस्तान पाकिस्तान चाइना की मूल हो जाए, ये नजर भी न तीखी हो इस जहान की, ये शुगर हो पहचान हिंदुस्तान की। हे ईश्वर, अब हमें बस एक आशीर्वाद चाहिए, इस भारत में इस दुनिया में मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मधुमेह नहीं मधुमास चाहिए। इजराइल की लड़ाई देखता हूं तो मुझे लगता है कि बारूद नहीं यार, फूल बरसने चाहिए। ये मेरा निजी मानना है। दुनिया में किसी भी दुनिया में किसी भी जिसको बोलते हैं कि लड़ाई का परिणाम या जो है जो भी निकलता होगा, लेकिन विनाश ही निकलता है। मुझे लगता है कि प्रेम से बड़ा कोई दुनिया में ताकत नहीं है कि वो ये दुनिया को एक रख सके, दुनिया को बदल सके, दुनिया को खुशबूदार बना सके, दुनिया को महका सके। वो प्रेम ही महका सकता है। ये साहित्य की नजर होती है जो संहार में भी सृजन तलाशती है। और ये सच में ये जो भावनाएं हैं ये कवि को ही मिली है, भगवान ने, माँ सरस्वती ने जो आशीर्वाद दिया है। दिनेश बावरा जी, एक मैं चाहूंगा कि एक ऐसा कोई आप गीत हो, व्यंग हो, कोई छंद हो, वो सुनाइए जो आपको लगता है कि आपने अब तक का सबसे बेस्ट लिखा, जिससे आपको आत्मिक संतोष सबसे ज्यादा मिलता हो। अभिलाष जी, क्या है कि एक माँ को कभी भी कोई बच्चा ये छोटा बड़ा नहीं लगता, खराब बड़ा, हर कविताएं हर कवि को, हर कलाकार को सब श्रेष्ठ ही मानती है कि वो श्रेष्ठ ही मान करके अपना सुनाती है और करती है। लेकिन मैं एक व्यंग सुनाता हूं क्योंकि मेरे अंदर गांव बहुत है और मैं गांव को जीता हूं और गांव की तकलीफ जब जाती है। मैं अभी किसी को मिलने गया था, एक बहुत बड़े टीचर हैं भारत के, उन्होंने एक दृष्टि जो मुझे दी कि व्यंग क्या होता है कि आप जब कभी ऑटो में बैठे और वो डुगडुगी में 4 सवारी हो जाए तो 5वीं का जब इंतजार करता तो आप इरिटेट हो रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि दिनेश भाई, इरिटेट होने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहली सवारी जो है उसकी उस ऑटो का मेंटेनेंस है, दूसरी सवारी जो है उसके खुद का नशा है, तीसरी सवारी जो है उसके बच्चे की फीस है, चौथी उसके चूल्हे की जरूरत है, 5वीं सवारी ही उसकी इनकम है और आप उसके ही खिलाफ हो। वाह वाह वाह, क्या ये दृष्टि जो दृष्टि देखिए। हाँ, तो मेरे आज के उसको उनको सुनने के बाद अब 5वीं सवारी को लेकर के मेरे अंदर जो इरिटेशन था, जो मेरे अंदर क्षोभ था, वो बाहर निकल गया आज के बाद मेरे अंदर। तो यही तो कवि का काम है कि वो कहीं किसी अपने व्यंग के माध्यम से, एक दृष्टि के माध्यम से एक किसी कवि को नई दृष्टि दे दे। मैं आपको एक व्यंग सुनाता हूं, शायद आप इंजॉय करेंगे। गांव का व्यंग है। फटी धोती, नंगे पांव, एक मजदूर तहसील में जाके बोला, हुजूर जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए। अधिकारी बोला, कब पैदा हुए थे बताइए। मजदूर बोला, हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी। अब मजदूर किस चीज से अपना जन्म जोड़ेगा? हुजूर उस साल पैदावार बहुत कम हुई थी, खेत में बहुत चूहे थे। अम्मा बताती हैं कि रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए। रामधनी की बछिया और हम दोनों एक ही दिन पैदा हुए थे। अधिकारी बोला, अरे भाई प्रमाण चाहिए, जाइए किसी से लिखवा के लाइए। मजदूर बोला, हुजूर कुछ कीजिए ना, बिना प्रमाण के ही बना दीजिए ना। अधिकारी बोला, तुम गरीब जनता हो, बड़ी भोली हो, इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? ओहो, क्या बात इस देश में राम को जन्म का प्रमाण पत्र देना पड़ा, तुम किस खेत की मूली हो? चित्र आपने कहां ले गए? बहुत तुम किस खेत की मूली हो? मजदूर बोला, हुजूर ऐसी सोच रखने वाले पाषाण हैं। राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राम तो अपने आप में खुद एक प्रमाण है। बना दीजिए ना दया खाके, बना दीजिए ना दया खाके। अगर बना दिया ना जन्म का प्रमाण पत्र तो राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। राम जी का दर्शन करूंगा अयोध्या जाके। अधिकारी बोला, तो एक बात सुनो ध्यान से, जाओ लिखवा के लाओ प्रधान से। ओके। हुजूर प्रधान, हे भगवान, उनके पास नहीं जाएंगे, अगर गए तो फिर वापस नहीं आएंगे। अधिकारी बोला, वापस नहीं आने का मतलब समझाएंगे? अरे हुजूर अम्मा बताती हैं कि हमारा शौचालय खा गए। शौचालय खा गए? वो हमारा शौचालय खा गए, वो हमारा आवास खा गए, वो हमारी सड़क खा गए, वो हमारा आवास खा गए। उन्हीं के चलते हम इस हालात में आ गए। हुजूर आप ही के सामने मजदूर हाथ जोड़ेगा, प्रधान के सामने नहीं जाएगा। जो ये सब कुछ खा गया हो वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? क्या बात है। वो क्या मुझे जिंदा छोड़ेगा? एक बात पूछें हुजूर आपसे, एक बात पूछें हुजूर आपसे, न जाने दुनिया हम गरीबों के साथ ऐसा सुलूक क्यों करती है?
जबकि आपका पेट कलम तो हमारा भी कुदाल भरती है। हाँ, दोनों की राशि एक है। आपके पास कलम। और रमई काका ठीक ही कहते थे, व्यंग सुनिएगा अभिलाष जी, रमई काका ठीक ही कहते थे, जो मजदूर जो किसान अपने शहर को गढ़ता है उसको मृत्यु का प्रमाण पत्र पाने के लिए भी 2-4 बार मरना पड़ता है। बहुत बढ़िया। 2-4 बार मरना पड़ता है। इतना सुनने के बाद उस अधिकारी की आंख में आंसू, हाथ में कलम के रूप में एक शस्त्र था। और 5 मिनट के भीतर उस मजदूर के हाथ में जन्म का प्रमाण था। बहुत बढ़िया। तो अधिकारियों को भी सोचना चाहिए कि जो अनपढ़ आदमी है वो बेचारा कहां से लेके आएगा। तो हम यही सीख देते हैं कि जब किसी एसडीएम के पास, डीएम के पास कोई मजदूर जाए जिसके आंख में मोतिया बिंदु हो और हाथ में छाले हों, तो समझ लेना चाहिए कि ये कलम चलाना नहीं जानता है, लेकिन पहाड़ तोड़ना जानता है। इसके जीवन के पहाड़ को तोड़ने की जवाबदारी आपकी है। वाह, बहुत अच्छी बात। बहुत खूब दिनेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ये वक्त दिया, इतना खूबसूरत समा आपने बांधा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं न्यूज़ 24 खास करके आपका दिल से दर्शकों और श्रोताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस काबिल मुझे आपने समझा कि ऐसा मंच सौंपा, अपने दर्शकों का मेरी कविताओं को पहचानने का माध्यम आप बने। मैं दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी बधाई देता हूं। आप यूं ही न्यूज़ 24 देखते रहिए और दिल से सुनते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।